अभिवादन। आज 25 अगस्त 2025 है और हमारे सामने आज के स्रोतों का एक दिलचस्प मिश्रण है। शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण से लेकर खेल और वैश्विक राजनीति तक काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियमों से लेकर चेतेश्वर पुजारा के संन्यास तक, ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाओं से लेकर अमेरिका के टैरिफ के असर तक कई अहम बातें हैं। हाँ। आज हमारा मकसद है इन बिखरी हुई जानकारियों से सबसे जरूरी बातें निकालना, उनके बीच के कनेक्शन को समझना और देखना कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए इस जानकारी के समुंदर में उतरते हैं और देखते हैं आज की सबसे अहम लहरें कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बड़े नीतिगत बदलावों से। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश हुआ है। हाँ। सुनने में तो ये नियमों को आसान बनाने जैसा लगता है। हाँ, इसका मकसद काफी हद तक वही है। देखिए, हमारे देश में कई छोटे मोटे उल्लंघन जो मुख्य आपराधिक कानूनों के दायरे में नहीं आते, जैसे शिपिंग, टैक्स या कुछ वित्तीय नियमों से जुड़े मामले, उनमें भी कई बार सजा काफी सख्त होती है। अच्छा। ये विधेयक ऐसे करीब 19 कानूनों में 113 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव करता है। 113 प्रावधान काफी ज्यादा है। हाँ, ताकि मामूली गलतियों के लिए जेल जाने का डर कम हो और अदालतों पर बोझ भी घटे। तो फिर सजा क्या होगी? इसके बजाय मौद्रिक दंड का प्रावधान होगा, मतलब जुर्माना। यानी व्यापार करने में आसानी और अदालती बोझ कम करना। ये तो जरूरी लगता है। और एक और बड़ा कदम जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है वो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। हाँ, वो भी है। ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास हो गया है। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से मनी गेम्स पर बैन लगा रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम है। इसका दोहरा मकसद है। पहला, जैसा आपने कहा, ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना। हर तरह के मनी गेम्स पर, स्किल वाले भी। हाँ, चाहे वो स्किल पर आधारित हो, चांस पर या दोनों के मिश्रण पर। बाप रे। इसके पीछे चिंता है लोगों को लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट से बचाना। अनुमान है कि इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य समस्या मानता है। ये तो गंभीर बात है। तो ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं है, मतलब ई स्पोर्ट्स का क्या होगा? उसका तो काफी क्रेज है आजकल। नहीं, ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं है। ये बिल ई स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के तौर पर मान्यता देता है और उसे बढ़ावा देगा। अच्छा। टूर्नामेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, सब के लिए दिशा निर्देश होंगे। साथ ही सुरक्षित, सोशल और एजुकेशनल गेम्स जो शिक्षा, संस्कृति या कौशल बढ़ाते हैं, उन्हें भी सरकारी मदद मिलेगी। ओके। तो ये बिल साफ तौर पर क्रिएटिव डिजिटल मनोरंजन और शोषण करने वाले सट्टेबाजी या जुए वाले गेम्स के बीच एक रेखा खींचता है। और अगर कोई नियम तोड़े को? उल्लंघन करने वालों के लिए सजा भी काफी सख्त है। भारी जुर्माना और जेल। कितना? 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और बार बार उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। अरे बाप रे, काफी सख्त। हाँ, और ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसे लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण भी बनेगा। यानी एक तरफ सख्ती, दूसरी तरफ प्रोत्साहन। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल काम है। अच्छा, इन नए कानूनों के अलावा इतिहास से जुड़ा एक अहम पल भी याद किया जा रहा है। विट्ठल भाई पटेल के पहले भारतीय स्पीकर बनने की 100वीं वर्षगांठ। हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में इसे मनाया गया। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, CLA के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। CLA ये कब बनी थी? ये सभा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसके तहत बनी थी। और ये उस वक्त भारतीयों के लिए स्वशासन की दिशा में एक बड़ा कदम था। हाँ, सही है। तो इनका चुना जाना दिखाता था कि भारतीय भी विधायी प्रक्रियाओं का नेतृत्व कर सकते हैं। शासन से जुड़ा एक चिंताजनक पहलू भी सामने आया है, बंधुआ मजदूरी, और वो भी बच्चों से जुड़ी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक 14 साल के बच्चे का मामला उठाया है। ये आज भी मौजूद है। मुझे लगा था ये खत्म हो गया होगा। दुर्भाग्य से हाँ, ये अभी भी हैं। बंधुआ मजदूरी मतलब कर्ज चुकाने के लिए बिना या बहुत कम वेतन पर काम करने की मजबूरी। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन, 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक और 24 बाल श्रम निषेध इससे सुरक्षा देते हैं। और कानून भी तो है। हाँ, कानून भी हैं, जैसे बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 और बाल श्रम रोकथाम अधिनियम। तो फिर ये समस्या बनी क्यों हुई है? क्या कारण है?
स्रोत में इसके कई कारण बताए गए हैं, जिन्हें एक एक्रोनिम बॉन्डेज से जोड़ा गया है। बॉन्डेज। हाँ। अच्छा, क्या मतलब है इसका? बी मतलब ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, यानी कानून का ठीक से लागू ना होना। ओ है ओवरवेलमिंग पॉवर्टी, भयानक गरीबी। एन है नो एजुकेशन, शिक्षा की कमी। डी है डेट ट्रैप्स, कर्ज का जाल। ए है एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र में शोषण। जी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव। और ई है एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स, यानी मालिकों द्वारा शोषण। ये सब मिलकर इस समस्या को जिंदा रखते हैं। ये तो बहुत सारे कारण हैं। और समाधान के लिए क्या रास्ता सुझाया गया है? उसके लिए रेस्क्यू एक एक्रोनिम का जिक्र है। रेस्क्यू। हाँ, आर मतलब रिवाइव लॉ एनफोर्समेंट, कानून व्यवस्था को मजबूत करना। ई है एजुकेट चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षित करना। एस है सपोर्ट फैमिलीज, परिवारों को आर्थिक मदद देना। हाँ, ये जरूरी है। सी है क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना। यू है यूनाइट कम्युनिटीज, समुदायों को जोड़ना। हाँ। और ई है एम्पावर एनजीओज, गैर सरकारी संगठनों को ताकत देना। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित 50% टैरिफ को लेकर काफी चिंताएं थीं, है ना? हाँ, बिल्कुल थी। लेकिन फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट कुछ राहत देती दिख रही है। हाँ, ये दिलचस्प है। फिच ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर बेहद मामूली होगा। बेहद मामूली, ऐसा क्यों? वजह, अमेरिका को हमारा निर्यात हमारी कुल जीडीपी का सिर्फ 2% है। अच्छा, सिर्फ 2%। हाँ, इसलिए फिच ने भारत की बीबीबी रेटिंग बनाए रखी है और अगले वित्त वर्ष मतलब 2025-26 के लिए भी 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल जितना ही है। भारत की मजबूत ग्रोथ और बाहरी निवेश को सकारात्मक माना गया है। लेकिन क्या कुछ खास सेक्टर पर असर नहीं पड़ेगा? सिर्फ 2% सुनने में कम लगता है, पर शायद कुछ उद्योगों के लिए ज्यादा हो। आपकी बात सही है। कुछ खास सेक्टर जो अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है, उन्हें मुश्किल हो सकती है, यकीनन। लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के नजरिए से फिच का मानना है कि असर सीमित रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित जीएसटी सुधारों से खपत बढ़ सकती है, जो ग्रोथ के लिए अच्छा है। याद दिला दें, हाल ही में S&P ने भी 18 साल बाद भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। हाँ, वो भी एक बड़ी खबर थी। और महंगाई भी नियंत्रण में दिख रही है और आरबीआई शायद 2025 में ब्याज दरों में और थोड़ी कटौती करे। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था में कृषि का एक अहम हिस्सा है डेयरी सेक्टर। दुनिया में भारत का दबदबा है यहाँ, है ना? बिल्कुल, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। वैश्विक उत्पादन का लगभग 24-25% हिस्सा हमारे यहाँ से आता है। 25%? हाँ, पिछले दशक में उत्पादन काफी बढ़ा भी है। 2014-15 में करीब 146 मिलियन टन से बढ़कर अब 2023-24 में लगभग 240 मिलियन टन हो गया है। कमाल है। ये सेक्टर न सिर्फ जीडीपी में 5% का योगदान देता है, बल्कि 8 करोड़ से ज्यादा किसानों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। 8 करोड़ किसान? जी, और पशुधन क्षेत्र की विकास दर भी कृषि की औसत विकास दर से तेज रही है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया है? कोई चुनौती भी है? चुनौतियां भी हैं, बिल्कुल हैं। हमारा मॉडल कम लागत और सहकारी समितियों पर आधारित है, जो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम काफी हद तक सस्ते श्रम और प्रति पशु कम दूध उत्पादन मतलब लो प्रोडक्टिविटी पर निर्भर हैं। लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए हमें उत्पादकता बढ़ानी होगी, तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। समझ गई। अब पर्यावरण की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। भारत इसमें ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। लक्ष्य है 2030 तक दुनिया के ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का 10% हिस्सा हासिल करना। 10%? हाँ, और सालाना 10 मिलियन टन निर्यात करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसी दिशा में काम कर रहा है। इसके पीछे क्या सोच है? मतलब फायदे क्या है? इसके लिए एक एक्रोनिम दिया गया है, मैप्स। एम मतलब मार्केट लीडरशिप, बाजार में नेतृत्व। ए है एबेटमेंट ऑफ एमिशंस, उत्सर्जन कम करना। सालाना करीब 50 मिलियन टन CO2 कम होगा। 50 मिलियन टन, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। पी है पावरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। 2030 तक 5 मिलियन टन सालाना। और एस है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, मतलब रोजगार सृजन। 6 लाख से अधिक हरित नौकरियां। 6 लाख नौकरियां? ये तो काफी बड़ा प्लान लगता है। संक्षेप में बताएं, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है और सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? आसान शब्दों में, पानी H2O को नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन H2
और ऑक्सीजन O2 में तोड़कर बनाया जाता है। इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। ओके, मतलब साफ ऊर्जा। बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। एक एक्रोनिम है सीज। सीज। हाँ, सी मतलब कॉस्ट बैरियर, लागत की बाधा। ये अभी पारंपरिक मतलब ग्रे हाइड्रोजन से महंगा है, करीब $4-4.5 प्रति किलो। अच्छा। एच है एक्सेस टू कैपिटल, यानी इसके लिए भारी निवेश चाहिए, जिसके लिए पूंजी जुटाना मुश्किल है। जी है गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसे स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और ई है इकोनॉमिक वायबिलिटी, आर्थिक व्यवहार्यता। अब ये पूरी तरह से आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है, खासकर जब तक कार्बन पर कोई कीमत ना हो। ये तो बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन रुकावटों से कैसे पार पाया जाएगा? इसके लिए एक पावर रणनीति सुझाई गई है। पावर। हाँ, पी मतलब प्राइसिंग कार्बन, कार्बन पर कीमत लगाना ताकि ग्रीन हाइड्रोजन तुलना में सस्ता लगे। ओ है ऑब्लिगेशन मैंडेट्स, कुछ उद्योगों के लिए इसे खरीदना अनिवार्य करना। ओके। डब्ल्यू है वाइडन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचे का विस्तार करना। ई है इकोनॉमिक रीअलोकेशन, जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी हटाकर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन देना। और आर है रिस्क पूलिंग, मांग को इकट्ठा करके जोखिम कम करना। काफी सोचा समझा प्लान लगता है। पर्यावरण से जुड़ा एक और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, नदी तल खनन को लेकर। हाँ, ये बहुत जरूरी फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नदियों से रेत बजरी निकालने की इजाजत देने से पहले एक वैज्ञानिक पुनरापूर्ति अध्ययन करना ही होगा। पुनः पूर्ति अध्ययन मतलब ये देखना होगा कि नदी में प्राकृतिक रूप से कितना माल, कितनी रेत बजरी वापस जमा हो रही है। इससे ज्यादा खनन नहीं किया जा सकता। ये नदियों के स्वास्थ्य और टिकाऊ खनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट इसी के लिए जरूरी है। सही बात है, नदियों को बचाना जरूरी है। और एक और चिंता जो बढ़ रही है वो है आक्रामक प्रजातियों की, इन्वेजिव स्पीशीज। ये कितना बड़ा खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा है, दोनों आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से। एक हालिया स्टडी नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में छपी के मुताबिक 1960 से अब तक दुनिया भर में इन प्रजातियों ने $2.2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान किया है। $2.2 ट्रिलियन? हाँ, और असल लागत शायद इससे 16 गुना ज्यादा हो सकती है। बाप रे। भारत में भी पर्यावरण मंत्रालय ने 150 से ज्यादा ऐसी आक्रामक जीव प्रजातियों को पहचाना है। जैसे लंटाना कमारा और सेना स्पेक्टेबलिस जैसे पौधों ने पश्चिमी घाटों के बड़े हिस्से, खासकर बाघ और हाथी के आवासों पर कब्जा कर लिया है। लंटाना? वो तो मैंने देखा है। हाँ, अकेले लंटाना ने भारत के 40% से ज्यादा बाघ आवासों पर आक्रमण किया है। ये स्थानीय पौधों को खत्म कर देता है और वन्य जीवों के लिए भोजन कम कर देता है। ये तो बहुत चिंताजनक है। पर्यावरण पर वैश्विक सहयोग की भी बात हुई? जी हाँ, हाल ही में ब्राजील में एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन सेमिनार हुआ 6-7 अगस्त को। इसमें भारत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ये सेमिनार COP30 पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 33 साल, क्योटो प्रोटोकॉल के 20 साल और पेरिस समझौते के 10 साल के संदर्भ में आयोजित हुआ। अच्छा, क्या खास बात हुई उसमें? इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने और सभी के लिए न्यायसंगत बदलाव मतलब जस्ट ट्रांजिशन पर वैश्विक सहयोग और कार्रवाई बढ़ाने पर जोर दिया गया। अब तकनीक और समाज के रिश्ते पर आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल का जिक्र यहाँ फिर से करना होगा, है ना? ये दिखाता है कि कैसे तकनीक समाज को बदल रही है और नियम बनाने जरूरी हो रहे हैं। बिल्कुल, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और फिर समाज को उसके अच्छे बुरे असर से निपटने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देना और नागरिकों को बचाना, इस संतुलन को साधना ही आज की बड़ी चुनौती है। इसी तरह की बड़ी चुनौतियों और सवालों का जिक्र ORF के एक लेख में भी है, जो 2025 के भू राजनीतिक मंजर पर बात करता है। कह रहे हैं कि 2024 चुनावों का साल था, तो 2025 सवालों का साल होगा। हाँ, वो लेख कहता है कि दुनिया एक अजीब मतलब मुश्किल दौर से गुजर रही है। आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा, पर्यावरण, तकनीकी, हर तरफ चुनौतियां बढ़ रही हैं। और ये सब तब हो रहा है जब पुरानी वैश्विक व्यवस्था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, वो कमजोर पड़ रही है। नेताओं को न सिर्फ इन समस्याओं से निपटना है, बल्कि दुनिया के बदलते स्वभाव को भी समझना है। जैसे देशों का अतार्किक व्यवहार, नियमों को लेकर दोहरा मापदंड और नए तरह के प्रभावशाली किरदारों का उभरना। जैसे नए देश, बड़े बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह। तो 2025 के लिए वो कौन से बड़े सवाल उठा रहा है? लेख 5 सवाल उठाता है, लेकिन 2 खास तौर पर सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला,
ये दुनिया जो टुकड़ों में बंट रही है, इसमें सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, खासकर जब यूएन और WTO जैसे पुराने संस्थान उतने प्रभावी नहीं रहे और झगड़े बढ़ रहे हैं। ये तो बड़ा सवाल है। और दूसरा, आज के दौर में किसी देश की संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, जब नियमों पर आधारित व्यवस्था कमजोर हो रही है और देशों पर सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक तरीकों से भी चोट पहुंच रही है। कैसे देशों की आज़ादी भी बनी रहे और आपसी सहयोग के ढांचे भी मजबूत हों। ये बहुत बड़े, बहुत गहरे सवाल हैं। वाकई इन बड़े वैश्विक सवालों के बीच एक घरेलू आर्थिक अवसर पर भी नजर है, क्रूज पर्यटन। हाँ, भारत में इसकी काफी संभावनाएं हैं। हमारी लंबी तट रेखा है करीब 7,500 किलोमीटर। 7,500 किलोमीटर? हाँ, 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 20,000 किलोमीटर से ज्यादा नौगम्य जलमार्ग हैं, जिसमें लगभग 400 नदियां शामिल हैं और 1300 द्वीप हैं। वाह! ये सब मिलकर इसे क्रूज पर्यटन के लिए बहुत आकर्षक बनाते हैं। केरल के बैकवाटर्स हों या गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, ये सेक्टर सही तरीके से विकसित किया जाए तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, रोजगार बना सकता है और स्थानीय समुदायों की मदद कर सकता है। चलिए अब खेल जगत का रुख करते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी और थोड़ी भावुक खबर, चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास ले लिया है। हाँ, भारतीय टेस्ट टीम की दीवार कहे जाने वाले पुजारा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अच्छा। सचिन तेंदुलकर ने उन्हें टीम का मजबूत स्तंभ बताया। पुजारा ने खुद कहा कि टीम की बल्लेबाजी में अस्थिरता के कारण उन पर काफी दबाव रहता था और वे बल्लेबाजी करते हुए तनाव कम करने के लिए मन ही मन जाप करते थे। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, ये उनकी मानसिक मजबूती दिखाता है। उनके बारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड जो शायद लोगों को कम पता हो? हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि वे किसी ए टीम के लिए 13 शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। सच में? हाँ, और एक और चीज, लिस्ट ए मतलब 50 ओवर वाले क्रिकेट में उनका औसत विराट कोहली से भी बेहतर है। क्या बात कर रहे हैं? विराट से भी बेहतर? हाँ, और शायद ये जानकर हैरानी हो कि उनके नाम T20 में भी शतक है। T20 में शतक पुजारा के नाम? जी हाँ, दिखाता है कि वो सिर्फ टेस्ट के ही नहीं, सीमित ओवर के भी सक्षम खिलाड़ी थे। वाह, ये तो वाकई कम लोगों को पता होगा। और क्रिकेट से जुड़ी क्या खबरें? जल्दी से देखें तो संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए 51 गेंदों पर 121 रन बनाए हैं। क्या पारी थी वो! बिल्कुल। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन T20 में 500 विकेट लेने वाले खास क्लब में शामिल हो गए। मोहम्मद रिजवान उनका 500वां शिकार बने। 500 विकेट, बड़ी उपलब्धि है। हाँ, दूसरी तरफ BCCI को प्रायोजक ड्रीम 11 के हटने से करीब 119 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ओह! और घरेलू क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से नए प्रारूप में शुरू हो रही है, जिसमें 6 जोनल टीमें भाग लेंगी। और एक प्राकृतिक घटना की खबर भी है शायद। हाँ, हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, वो फिर से फटने लगा है। ये एक शील ज्वालामुखी है। ओह, उम्मीद है सब सुरक्षित रहें। तो आज हमने कई जरूरी मुद्दों पर बात की। जन विश्वास बिल और ऑनलाइन गेमिंग जैसे नीतिगत बदलाव, अमेरिकी टैरिफ के असर से लेकर डेयरी सेक्टर की स्थिति, हाँ, फिर ग्रीन हाइड्रोजन की उम्मीदें और चुनौतियां, नदी खनन के नियम, आक्रामक प्रजातियों का खतरा, तकनीक और समाज का रिश्ता, बदलते वैश्विक समीकरण और पुजारा के संन्यास समेत खेल की दुनिया की हलचल। हाँ, ये साफ है कि 2025 कई उलझे हुए सवालों और अहम बदलावों का साल रहने वाला है। चाहे वो नई टेक्नोलॉजी को साधने की चुनौती हो या वैश्विक पटल पर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश हो, या फिर इस बंटी हुई दुनिया में सुरक्षा और सहयोग के नए तरीके खोजने की जरूरत हो। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात जो उभर कर आती है वो ये कि इन सभी अलग अलग क्षेत्रों, शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, तकनीक, समाज में हमारी कामयाबी शायद इस पर निर्भर करेगी कि हम जानकारी के इस सैलाब में सही रास्ता कैसे ढूंढते हैं। सही कहा। कैसे जटिलताओं को समझते हैं और हर स्तर पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और वैश्विक कैसे समझदारी भरे फैसले लेते हैं। बिल्कुल। और शायद आज के लिए सोचने वाली बात यही है कि इस बढ़ती जटिलता और कभी-कभी अतार्किक लगने वाली दुनिया में हम किन बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों पर भरोसा करके स्पष्टता और सही दिशा पा सकते हैं।